बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। पंजाब असेंबली इंतखाबात का इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पे यह है, क्या इंतखाबात होंगे? यह एक सवाल है जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं, उसमें इनकी वारंट गिरफ्तारी, बलूचिस्तान से पुलिस की टीम रवाना हो गई है। यहां जो वारंट गिरफ्तारी थे उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 13 तारीख तक का रिलीफ उनको मिला हुआ है। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान किस तरीके से अपने आप को गिरफ्तारियों से महफूज रख पाते हैं। सवाल यहां यह पैदा होता है कि मानस इमरान खान अगर हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। और जैसे कि पहले कहा गया कि इमरान खान पर मुकदमात जो हैं उन पर गिरफ्तारी से बचाव कैसे मुमकिन होगा, यह भी एक सवाल है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत अहम बात, इस वक्त जो मुल्क की सियासी और माशी जो सूरत हाल है, जो अदम इस्तेहकाम है, माशी जो अदम इस्तेहकाम, उसके हवाले से जो हुकूमत की माशी टीम है वो काम कर रही है, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ मिलकर बैठकर बातचीत करने के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं। मैं डे वन से इस बात का कायल हूँ कि सियासत नाम ही गुफ्तो शदीद का है, सियासत नाम ही डायलॉग का है, सियासत नाम ही एक दूसरे को मंतक से कायल करने का है। पाकिस्तान जो कि इस वक्त मुश्किल तरीन मुआशी हालात से दोचार है, अगर इमरान खान साहब खलूस नीयत से अपने रवैये पे नजरसानी करते हैं तो आए हमारे साथ बैठे, आके हमारे दर खुले हैं उनके लिए, डायलॉग करें। सवाल यह है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ बिठाएगा कौन, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आज मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने अपने कारकुनान को घर लौटने का कहा है। कहते हैं एक तरफ जहां पर इंतखाबी मुहिम चलेगी तो दूसरी तरफ जल्द से जुलूस रैलियों पर दफा 144 नाफिज की गई है। कैसे मुमकिन होगा कि रैली जल्द से जुलूस किए जाएं और इंतखाबी मुहिम में आगे बढ़ा जाए? उन्होंने मजीद किन खदशात का इजहार किया है, यह भी आपको दिखाते हैं। कारकुन जहां जहां मौजूद है पुरअमन रहे। राना सनाउल्लाह लाशें चाहता है, राना सनाउल्लाह खून चाहता है। ये बदकार बददयानत ना अहल रजीम खून चाहती है, ताकि इस खून की बुनियाद बना के पाकिस्तान में जमहूरियत को मुअत्तल किया जाए। यह ख्यालात थे पीटीआई के मरकजी रहनुमा हम्माद अजहर का। इंसारी सूरत हाल के ऊपर आज हम तज्जिया लेंगे और बातचीत करेंगे। कुछ कानूनी नुकात पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया। तज्जियाकार माजिद निजामी और साथ ही साथ माहिर कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल साहब, आपकी तरफ आ जाता हूं। जनाब, इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, यानी पहले तो कहा जा रहा था इंतखाबात की तारीख, इलेक्शन की तारीख आ गई, एक कदम और आगे बढ़ गया, इंतखाबी शेड्यूल आ गया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये इंतखाबात होंगे? ये जो मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं हुकूमत की तरफ से, उससे तो ये शक पैदा होता है कि इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये तो उससे भी बदतर है। हुकूमत इस वक्त जलसे जुलूसों के ऊपर रुकावटें भी पैदा कर रही है और ये दुरुस्त सवाल उठाया गया है हम्माद अजहर साहब की तरफ से कि इलेक्शन कैंपेन जब शुरू हो जाती है तो उसके बाद आप जलसे जुलूसों रैलियों को कैसे रोक सकते हैं। तो अब हुकूमत को चाहिए कि अगर वह इंतखाबात करवाने की पोजीशन में नहीं है, कि इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, लेकिन अगर वो जो सपोर्ट उसके ज़िम्मे है सिक्योरिटी की और माली रकूम फराहम करने की, वो भी अगर नहीं कर सकती है तो उसको इलेक्शन कमीशन के सामने अपना केस पेश करना चाहिए। उसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा कि क्या वो इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं इन वजूहात की बुनियाद पे या नहीं कर सकते। लेकिन सर, मामला तो ये सारा का सारा हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां पे आला अदलिया ने कहा कि जनाब ये इंतखाबात, यानी उस तारीख में इंतखाबात होने चाहिए, बाकी फरीकैन मुशावरत के साथ उस तारीख को कर लें और 90 दिन में इंतखाब होना जरूरी है। वो एक वाज़े और तशरीह आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट के उन अहकामात के बाद क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात मौखर हो सकते हैं इस इंतखाबी शेड्यूल और तारीख आने के बाद भी? देखिए, वो जो अभी फैसला हुआ है वो तो बुनियादी तौर पे फैसला जिस चीज़ के बारे में सवाल था और जो अदालत उज़्मा ने जो सवालात फ्रेम किए थे उस मुकदमे के आगाज़ में, वो ये था कि इस इंतखाब की तारीख
किसे मुकर्रर कर रही हैं, क्योंकि कंटेंशन ये नहीं थी कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, वो तो आइन में लिखा हुआ है। कंटेंशन ये थी क्या क्या इसकी तारीख गवर्नर मुकर्रर करेगा, सदर मुकर्रर करेगा, या फिर इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेगा, क्योंकि तारीख मुकर्रर होने के बाद ही इलेक्शन का शेड्यूल दिया जा सकता है और उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन सर तो मेरा वो तो तय सवाल हो जो मैं गया। लाना चाहता हूं आपको, जिस पे जवाब मैं चाहता हूं आपका, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहता हूं कि ये 90 रोज के अंदर तो इंतखाब होना है, लेकिन अब अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या दीगर मामलात हैं, कोई भी मामला हो अगर उसके अंदर हो, और जबकि ये आज इंतखाबी शेड्यूल भी आ गया है, क्या ऐसे मौके के ऊपर भी क्या इस इंतखाब को, पंजाब में होने वाले इंतखाब को क्या आगे बढ़ाया जा सकता है, या ये आगे ले जाया जा सकता है, या आगे जा सकते हैं? मेरा सवाल यही है कि इंतखाबात होंगे। देखिए, कानूनी तौर पे मेरे ख्याल में इसकी गुंजाइश इलेक्शंस एक्ट 2017 के अंदर मौजूद है। वो है सेक्शन 58। सेक्शन 58 में ये पावर इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो इंतखाबी शेड्यूल के अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकता है, तब्दीली कर सकता है, लेकिन उसके पास वजूहात होनी चाहिए ठोस, और वो ठोस वजूहात फिर वो प्रेसिडेंट को भी आगाह करेगा और तहरीरी तौर पे लिखेगा इलेक्शन कमीशन। और जाहिर है, माजी में जब एक बार ऐसे हुआ था कि ये तब्दीली हुई थी, तो उस वक्त तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई थी, तो वजूहात इतनी वाज़ेह थी कि किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया था। लेकिन अब अगर ये ऐसा होगा तो उसको चैलेंज किया जाएगा यकीनन, और फिर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। माजिद निजामी साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त है, पीटीआई मुतालबा कर रही है इंतखाबात का, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, उसमें दफा 144 का लग जाना, एक ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको क्या इंतखाबी माहौल नजर आता है? क्या गवर्नमेंट की इंटेंशन नजर आती है कि वो 90 दिन के अंदर जो इंतखाब की कंप्लाइंस है वो तो चले होना ही है, तारीख देने वाला मामला भी आ गया, उसके बाद अब शेड्यूल आ गया, ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए है कि पंजाब के इंतखाब में सारी जमातें खुलकर खेलें? जी बहुत शुक्रिया। इसमें मेरा ख्याल है दो तीन नुकात पे बहस जरूरी है या उन पे गुफ्तगू होनी चाहिए। एक तो यह है कि जो खदशा जाहिर किया जा रहा था इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से, तो इलेक्शन शेड्यूल अमूमन 9 से 10 मराहिल पे मुश्तमिल होता है और उसे लगभग 50 एक दिन का वक्त चाहिए होता है उसकी एग्जीक्यूशन में। तो अब ये चूंकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया तो इससे लग रहा है कि वो जो 30 अप्रैल की तारीख के दिन रह गए थे वो इसमें एडजस्ट हो चुके हैं। तो एक तो ये एक शक शुबहात थोड़े से दूर हुए हैं, लेकिन गैर यकीनी कैफियत इसलिए भी है चूंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पिछले 1-2 साल में ऐसे कई वाकयात हुए हैं कि जो अनहोनी थे। जैसा कि हमने देखा पंजाब असम्बली के 2 इजलास साथ साथ चलते रहे, सियासत के कई फैसले अदालतों से हुए। तो इसलिए ये समझना कि इलेक्शन शेड्यूल के आने के बाद इलेक्शन हो भी जाएंगे, तो मैं तो कम से कम ये समझता हूँ कि इस पे अभी भी सवालिया निशान है। और तीसरी बात यह है कि अच्छा, यानी कि आपके लिए भी ये सवाल है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाने के बाद 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन होंगे, या आपके लिए भी एक सवाल है? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि एक निगरान हुकूमत की तरफ से पंजाब में एक सियासी इलेक्शन की रैली को रोकना या उसके हवाले से पाबंदियां लगाना और वहां पे तसादुम का होना, ये चीज जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं निगरान हुकूमत इलेक्शन मोड में जाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। अगर तो उनको इलेक्शंस पे या उसकी तैयारियों पे कोई एतराज ना होता तो आज ये सूरत लाहौर में ना देखने में आती। ये जो तशद्दुद, गिरफ्तारियां, जलाओ, लेकिन माजिद साहब, एक सवाल तो यहां पे ये भी है कि इंतखाबात इससे पहले, यानी कि ये बार बार ये आर्ग्यूमेंट भी आता है, ये मौक़िफ़ भी आता है कि तमाम यानी सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात पहले हों, और अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के पहले हो जाते हैं फिर बाकी असम्बलियों के इंतखाब बाद में होते हैं, तो उससे एक डिसबैलेंस या तवाज़ुन खराब इसमें होगा। क्या ये भी एक नुक्ता इसमें है? क्या वाकई ऐसा है, या फिर ये मामला या इलेक्शन इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा? जी मेरा तो इसमें बड़ा वाज़े मौक़िफ़ और राय ये है कि चूंकि आईने पाकिस्तान में ये चीजें दर्ज हैं, तो अगर तो आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि एक प्रोसेस के बाद इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर सूबों में और मरकज में कब इलेक्शन होते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब ये बात की जाती है कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे हों तो उससे बहरहाल ये तासुर पैदा होता है कि मौजूदा पीडीएम की हुकूमत शायद इस हवाले से किसी मजबूत पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अगर पंजाब और केपी का इलेक्शन रिजल्ट मुख्तलिफ आया
तो उनको ये साफ नजर आ रहा है कि फेडरल के अंदर भी उनके साथ क्या होने वाला है। तो शायद वो इसलिए उससे बचने के लिए ये चाहते हैं कि ये सारे इलेक्शन एक जगह पे हों, लेकिन चूंकि आइन में ये चीज मौजूद है और ये सारा तरीकेकार मौजूद है, तो इसलिए इनको आईनी तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है शुएब शाहीन साहब, मैं इस सारे मामले के अंदर आइन और कानून क्या कहता है इस पर बड़ी डिबेट हो गई है, लेकिन मैं इस पर यह भी जानना चाहता हूं और उसमें ये समझना चाहता हूं कि इस सारे मामले के अंदर जो इमरान खान पर बनने वाले मुकदमात, तोशाखाना के हवाले से वारंट गिरफ्तारी 13 मार्च तक का उनको मजीद वक्त मिलना, फिर इसके साथ बलूचिस्तान से एक टीम का आना और उनके वारंट लेकर आना, तो लग ऐसा रहा है कि इमरान खान कोई ज्यादा देर तक अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड नहीं कर सकेंगे या उससे बच नहीं पाएंगे। कानून और आइन के मुताबिक क्या ऐसे मामलात, यानी कि कब तक, जैसे उन्होंने के बारे में कहा जा रहा है कि रिलीफ मिल रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त तक इमरान खान की अगर इससे पहले गिरफ्तारी हो जाती है तो उससे बचाव कुछ मुमकिन आपको नजर आता है? देखिए फरीद रईस साहब, पहली बात तो यह है कि मैं बाकी दोनों दोस्तों की हवाले से सिर्फ एक बात करके आगे चलूंगा कि 90 डेज का इलेक्शन होना चाहिए, और चूंकि इसमें कंफ्यूजन था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तारीख दे सकता है या गवर्नर पंजाब के हवाले से कंफ्यूजन था या गवर्नर पंजाब देंगे पंजाब असेंबली के हवाले से, तो वो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तरफ से भी पिटीशन फाइल की थी कि जी डायरेक्शन दी जाए कि इस्लामाबाद पंजाब और केपीके के इलेक्शंस विद इन 90 डेज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लैरिफाई कर दिया कि हु शैल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अपॉइंट और अनाउंस द डेट, वो डेट दे दी। लेकिन इसमें जो 90 डेज वाला टाइम था, उन्होंने खुद ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अडॉप्ट करते वक्त उन्होंने खुद ही एग्जेम्प्ट कर दिया टाइम कि आप इसमें नियरेस्ट पॉसिबल टाइम जो 90 डेज के अंदर साथ साथ हो सकता है कि आप दें, क्योंकि सेक्शन 57 सब सेक्शन 2 के तहत जो 54 डेज बनते हैं कि शेड्यूल जारी करने से लेकर इलेक्शन कैंपेन और सारा प्रोसेस मुकम्मल होने में, तो वो टाइम उसके अंदर पाबंद हो जाए। लेकिन इसके अंदर एक चीज आपने जो वजाहत कर दी है, इसके साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं, जो अहमद बिलाल महबूब साहब ने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 58 इलेक्शन कमीशन को इख्तियार भी तो देता है कि अगर उसके पास कोई मजबूत आर्ग्यूमेंट हो तो वो उसको उसके अंदर रद्दोबदल भी तो कर सकता है। ऐसा अगर हो जाता है तो उस पर क्या कंप्लायंस होगी और उस पर पीटीआई का स्टांस क्या होगा? देखें, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी करके उस सेक्शन 58 का इतलाक करके उन्होंने ये भी कहा कि एक आइन पाबंदी करता है 90 डेज, सेक्शन 58 का इतलाक करके आप वो जो टाइम 54 वाला है उसको कम करके आप 40 डेज या 45 डेज या 35 डेज में भी ला सकते हैं, और इसको थोड़ा बहुत रद्द बदल भी किया जा सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नियरेस्ट पॉसिबल टाइम, अब उसके अंदर किसी किस्म की कोई कबाहत या कोई उसके अंदर एक्सक्यूज बाकी नहीं रहा कि दोनों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें डेट दे चुके हैं, आर्टिकल 220 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे पाबंद हैं, तो वो इनको फैसिलिटेट करें और तमाम वो फैसिलिटीज दें इलेक्शन कमीशन को फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसके लिए कोई एक्सक्यूज हो नहीं सकता, और जो इदारा करने की कोशिश करेगा तो मीनिंग देयर बाय कि वो वायलेट। चले, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, जो मैंने आपसे अर्लियर पूछा, मैं उसको दोबारा से जरा रिफ्रेश कर देता हूं कि जो 30 अप्रैल को ये इंतखाबात हो जाते हैं तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इमरान खान की जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनके बाद मेरा सवाल ये बनता है आपसे कि ये इंतखाबात विद इमरान खान और विदाउट इमरान खान। देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रोविंशियल असेंबलीज दोनों के इलेक्शंस विद इन 90 डेज आर नियरेस्ट टू 90 डेज होने हैं, और उसके लिए इमरान खान जेल में हो, पाबंद सलासल हो, डिटेंशन में हो, क्योंकि वो खुद तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे, और लड़ भी रहे हो तो जेल में रह के अभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का उनके लिए कोई कबाहत होगी, और बड़ी लीड के साथ वो दोनों असेंबलियों के इलेक्शन जीतेंगे। दैट इज द रीजन के पीडीएम की तमाम जमातें इस वक्त भाग रही हैं और वो इलेक्शन को डिले करने का कोई हीला बहाना कर रही हैं। तो शुएब शाहीन साहब, अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है तो पीटीआई की फिर लीडरशिप या कमान किसके हाथ में होगी? देखिए, पीटीआई की लीडरशिप जो है वो सेकंड इन कमांड जो भी लीडर्स हैं वो उसको संभालेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इमरान खान जेल में हो या ना हो, दोनों सूरतों में अगर उनको कामयाबी मिल जाती है, जिसका ज्यादा इम्कान है, सरीहन इम्कान है प्रोविंशियल दोनों असेंबलीज के, तो दैट इज द काज कि वो उनको गिरफ्तारी, देखें 76 मुकदमात हैं, और लेकिन गिरफ्तारी को इंडेफिनिट पीरियड के लिए तो नहीं हो सकती ना। इन्होंने गद्दारी के मुकदमात बनाए,
इन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। सर 76 लेकिन तोशा खाना का केस तो बड़ा वाजे है, बड़ा बड़ा वाजे है वो केस। उसमें क्या बचाव आपको नजर आता है? उसमें बच सकेंगे इमरान खान साहब? कौन से केस की बात कर रहे हैं? तोशा खाना केस में सर। तोशा खाना केस तो काबिल जमानत है, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, उसमें तो ट्रायल चलेगा। वो कौन सा कल सजा हो रही है? उसमें तो सिर्फ एक इश्यू चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि फर्द जुर्म के लिए आपका अज खुद हाजिर होना जरूरी है। तो वो हाजिर भी तो नहीं हो रहे सर, वो हाजिर भी तो नहीं हो रहे। फरीद रईस साहब, उस केस का तो ट्रायल चलेगा ना, वो तो काबिल जमानत केस है। और कोई भी कोर्टें देखेंगी जब इलेक्शन हो रहे हैं तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर को पाबंद सलासल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अपने आप को शामिल करना होता है, उसने पब्लिक में जाना होता है, क्योंकि ये सारे वो मुकदमात हैं जो जिसमें तमाम में जमानतें हो चुकी हैं। मसला सिर्फ उनका ये था कि वो पर्सनल अपीयरेंस किस में पेश करनी है उन्होंने और किस में पेश नहीं करनी। तो एक बलूचिस्तान पुलिस की टीम भी इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर रवाना हो गई है। मैं इस पर भी बात करूंगा, मैंने एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक के बाद आ जाएंगे और इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात ये चल रही है कि इमरान खान साहब अपने ऊपर कायम होने वाले मुकदमात या फिर जो वारंट उनके जारी हुए हैं उससे बचाव कैसे कर सकेंगे आगे चल के, क्योंकि हुकूमत, उनके वज़रा, मुशीर रोजाना ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि खान साहब जो है मुकदमात का सामना करें, जेल जाने से ना डरें। अहमद बिलाल महबूब साहब माइनस इमरान खान, अच्छा जी अहमद बिलाल साहब मुझे बताया जा रहा नहीं है, माजिद साहब माइनस इमरान खान पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? जी मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी एक इंतहाई दिलचस्प सिचुएशन इसलिए भी है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के लिए जो कांटे बिछाए गए या जो मामला उनके लिए किए गए वही रेप्लिकेट हो रहे हैं और उन्हीं तमाम मुश्किलात का सामना इमरान खान को करना पड़ेगा और उसके बगैर मेरा ख्याल है अभी तक का सियासी मंजरनामा मुकम्मल नहीं हो रहा। तो ये रेप्लिकेट जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, ये क्या मकाफात अमल है या ये ऑटो पे लगा हुआ है या मैनुअल सेटिंग है? मेरा ये ख्याल है कि ये, मैं इसे मफाकात अमल तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने इस पूरे सियासी अमल में पिछले 5 साल में कुछ ज्यादा नहीं सीखा, जो कि अफसोसनाक है। होना तो ये चाहिए था कि वो सियासी बुर्दबारी को फरोग देते हुए इन चीजों से निकल आते, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को बहरहाल इन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। ये सब कुछ जो आपने कहा कि 2018 में जो मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा था आज वही पीटीआई के साथ हो रहा है, चले आप उसको मकाफात अमल नहीं कहते, मैं सिर्फ 2 ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं कि ये मैनुअली हो रहा है या इस ऑटो पर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल मैनुअल हो रहा है जी, बिल्कुल मैनुअल हो रहा है। और इसके अंदर देखिए, हम पाकिस्तान में इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते कि किस पार्टी की रियासत के हवाले से क्या पॉलिसी है, और जो भी पॉलिसी होती है उसका नतीजा उन्हें कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। तो मैनुअल सेटिंग के ताने बाने कहां से आपको हिलते नजर आ रहे हैं? ये सेटिंग्स कर कौन रहा है फिर? ये देखिए, ये तो वही सेटिंग्स हैं, वो कहते हैं ना, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। नहीं, आप जानते हैं, आप बताना नहीं चाह रहे हैं, आप जानते जरूर है, आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है आप जानते हैं, आप बिल्कुल जानते हैं। बस ये तो फिर मेरा ख्याल है ताने बाने जोड़ के देखना पड़ेगा कि कहां से मामला चल रहे हैं, और आप भी खासे समझदार हैं और बाकी दुनिया नहीं, आपने तो ताने बाने जोड़ लिए होंगे ना, आपने जोड़े होंगे, आप तज्जियाकार हैं, तज्जिया देते हैं, आपने ताने बाने तो जोड़े होंगे कि ये मैनुअल सेटिंग कौन कैसे कर रहा है। जी मैं बिल्कुल इसीलिए आपको ये बता रहा हूं कि जिस तरह नाअहली की बात हो रही है, जिस तरह गिरफ्तारियों की बात हो रही है, जिस तरह ट्रायल की बात हो रही है, तो ये वो सारी चीजें जो 2018 में की गई, तो वो हमें बिल्कुल ये वाजे है कि वो किसने किया, वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने किया। तो अगर ये सारी चीजें दोबारा उस तरह से होंगी तो बहरहाल वफाकी हुकूमत और रियासत पे सवालिया निशान तो आएंगे। तो माजिद साहब, इमरान खान साहब अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। अगर मौजूदा हुकूमत की बात देखी जाए तो वो भी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट इमरान खान के हवाले से बहुत ज्यादा इसमें है कि वो अपने केसेस का सामना करें या वो गिरफ्तार हों। तो ये मुझे बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी फिर अगर पंजाब का केपीके का इंतखाब होता है, फिर आइंदा जनरल इलेक्शंस भी हैं, तो क्या किसी भी जमहूरी सिस्टम के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर इंतखाब हो जाना, आप समझते हैं कि वो नताइज को आवाम या लोग कबूल करेंगे? मेरी जाती राय हो सकता है गैर मकबूल हो, लेकिन ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मसला है, मैं इससे कोई इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अगर एक लीडर किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार है तो क्या ये जरूरी है कि एक दूसरे लीडर को भी गिरफ्तार किया जाए? अगर एक किसी लीडर के ऊपर
कोई इल्जामात मौजूद है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी तमाम लीडर्स को भी वैसे ही मुकदमात का सामना करना पड़े। तो मैं ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, और मैं ये समझता हूँ कि हर लीडर को उसके अपने जाती हवाले से तोला जाए, और उसके हवाले से जो भी चीजें बनती हैं उससे ये बात की जाए। अब कहा यह जा रहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते तो इमरान खान को भी नहीं लेना चाहिए। ये कोई दलील तो नहीं हो सकती, ये एक सियासी जज्बाती बयान तो हो सकता है। शुएब शाहीन साहब, मेरा सवाल आपसे होगा, इमरान खान साहब पर जो मुकदमात हैं, गिरफ्तारी से कब तक बचाव मुमकिन होगा उनका? देखें, ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस हैं। 76 के 76 आप केसेस अगर उठा लो तो ये 99% पुलिस ने बनाए हैं। कहीं 144 की खिलाफ वर्जी है, कहीं 188 की खिलाफ वर्जी है, कहीं गद्दारी है, कहीं दहशतगर्दी है, कहीं इदारों के खिलाफ बात कर रहा है, कहीं इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा है। तो ये कोई भी करप्शन का चार्ज नहीं है। ये मैं माजिद साहब से इत्तेफाक करता हूँ। लेवल प्लेन फील्ड की जहां बात करते हैं कि एक शख्स के खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, वो कन्विक्ट हुआ है और वो उसकी अपील पेंडिंग है, उसका सगा भाई गारंटियर है, 6 हफ्तों का टाइम लेकर गया था, वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, वो जानबूझ के नहीं आ रहा, और उससे 6 हफ्तों के बाद आज 3 साल बाद भी कोई अदालत नहीं पूछती, ना प्राइम मिनिस्टर से पूछती है कि भाई आप गारंटियर थे, आप ही आ जाएं। यहाँ नीचे सिविल डिस्ट्रिक्ट जज के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास गारंटियर को भी नोटिस हो गया और इमरान खान को भी नोटिस हो गया कि आप दो तारीखों पे नहीं पेश हुए तो आपके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट है, गिरफ्तार करके सिर्फ अदालत में पेश किया जाए ताकि फर्द जुर्म आए। लेकिन शुएब शाहीन साहब, आप जो 76 केसेस की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे सिर्फ करप्शन के ऊपर तो नहीं है। अगर आज आप ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो फिर मुझे इसका जवाब भी चाहिए कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे उन पर जो मुकदमात बने, क्या वो सारे के सारे मेरिट पर थे? क्या वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी? मेरे फरीद रईस साहब, कोई 4 मुकदमे मुझे निकाल के देते हैं किसी एक बंदे के खिलाफ पुलिस ने मुकदमात दर्ज किए हों। किसी के खिलाफ होंगे, मैं नहीं कहता, अगर वहां भी अगर गलत हुआ है तो गलत हुआ होगा। नहीं, मैं आपसे एक आइन कानून लीगल एक्सपर्ट के तौर पे मैं बात करना चाह रहा हूं। आप इन सारे मुकदमात से आगाह भी हैं, रीड भी किया, स्टडी भी की होगी, केस स्टडीज भी होंगी। मैं पूछना सिर्फ यह चाहता हूं कि इमरान खान साहब के 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर ओपोनेंट्स के ऊपर अगर कोई केस बना तो क्या वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी या वो मेरिट पर थे? नहीं, मेरी नजर में वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस इसलिए नहीं थे कि जो भी वो केसेस बनाए थे वो नैब ने बनाए थे, वो करप्शन चार्जेस थे, वो करप्शन के मुकदमात थे। आप उठा लें आज माजी करीब में जिसमें वो मेरिट पर थे, जैसे देखें वो मेरिट पर थे। सुने, पनामा केस आया, वो कौन सा केस था? ज़ाहिर है वो एसेट्स, वो रिसोर्सेज, वो कतरी खत उसके जवाब में ले आए। सर मेरा सवाल ये कि क्या वो मेरिट पर थे? मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप मुझे मेरी बात तो सुन नहीं रहे ना फरीद रईस साहब, आप बीच में अच्छा चले जवाब दे। बोले है कि बिल्कुल वो मेरिट पे थे। देखें, कोई भी मुल्जिम है, ही इज डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस कन्विक्टेड, और मुकदमात बने, उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे, नैब ने मुकदमात बनाए, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। वहां कोई इस तरह के एफआईआर नहीं थी कि 10 महीनों के अंदर 76 एफआईआर किसी एक बंदे के खिलाफ दर्ज कर दें। वो सारे के सारे नैब के मुकदमात थे। अच्छा, और नैब का, और आप कह रहे हैं कि नैब का उस 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था, नैब हुकूमत के कंट्रोल में नहीं थी, और इसलिए पीटीआई हुकूमत में अगर जो मुकदमात बने भी तो उसकी जिम्मेदारी पीटीआई पर नहीं आती। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूं कि आज भी मेरे वो क्लाइंट भी हैं, मेरे काबिल एहतराम दोस्त भी हैं, जैसे जावेद इकबाल साहब, आज भी माशाल्लाह इस गवर्नमेंट में वो कमीशन, मिसिंग पर्सन के कमीशन के वो सरबराह हैं। मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं इसलिए एक बात कर रहा हूं। तो बात ये थी कि उन्होंने अगर कोई मुकदमात बनाए, मेरिट में बनाए, मैं आज भी समझता हूं, अगर वो प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी या आज उनके हटने के बाद नैब लॉ को अमेंड करके मेगा करप्शन के सारे रेफरेंसेस वापस करा लिए, तो ये इनकी बदनीयती है और मिली भगत है। तो सर मैं सिर्फ यही पूछना चाह रहा हूं कि आपने ये कैटेगोरिकली कह दिया कि आज जो केसेस बन रहे हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। पहले जो इमरान खान हुकूमत में जो बने वो मेरिट पर थे, लेकिन केस जितना भी मेरिट के ऊपर हो, अगर आप उसको प्रूव नहीं कर सकते तो ऐसे मेरिट का हम क्या अचार डालेंगे जिसके ऊपर किसी को सजा ना हो और बाद में फिर सारे केसेस आ जाएं कि जनाब ये तो हमसे जो है वो बनवाए गए थे। देखें, 90% जो मुकदमात हैं या जो रेफरेंसेज हैं वो इस बुनियाद पर वापस हुए हैं कि नैब लॉ बदल गया। बाकी केसेस में किसी में, अब नवाज शरीफ का केस उठा लें, उसमें कन्विक्शन हुई भी है,
वो आए, अपनी अपील में कन्विक्शन हुई, अपील डिसमिस हो गई, वो 3.5 साल से यहाँ से भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, एब्सकॉन्डर हैं, उनको आना चाहिए। उनका सगा भाई बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर पिछले 11 महीनों से, और उनका पहले भतीजा था, और आज उनका नॉमिनी जो है वो इंटरिम सेटअप में पंजाब में बैठा हुआ है। वेब साहब, लेकिन बात तो ये है कि आप जो बात करें, चले मैं आपकी तरफ आ जाता हूं। आपने इस बात के बारे में बात की, ये बड़ा इस पे आर्ग्यू हो सकता है कि उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ साहब गए उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लेकिन बात यह कि अगर मुकदमात की बात हो तो वो जिम्मेदारी नैब के ऊपर डाल दी जाती है कि जनाब वो तो नैब ने बनाया, पीटीआई का उस पर कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर वो बात हो मियां नवाज शरीफ की वापसी या यहां से जाने के हवाले से उनकी बीमारी के मामले को लेकर, उस पर पीटीआई हुकूमत हाथ खड़े कर देती है कि जनाब वो तो हमने किया ही नहीं, वो अदलिया के कांधों के ऊपर डाल देती है। कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना होगा ना। मेरा कंसर्न सिर्फ यही है। सलमान आबिद साहब, आपकी तरफ मैं आ जाता हूं सर, जरा मुझे बताइएगा सर कि इस वक्त इमरान खान साहब जो उनके ऊपर गिरफ्तारी के मुकदमात हैं, जो उनके वारंट्स जारी हो रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब केपी इलेक्शन की तैयारियों के ऊपर ये प्रोसेस चल रहा है, तो इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ तो कहते हैं जनाब कि सबको मिलकर बैठना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको अपने ट्रैक पर लाने के लिए यह हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाएगा कौन? अच्छा जी, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आ जाएंगे। सलमान आबिद साहब, आपकी ऑडियो हमें नहीं मिल पा रही है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सलमान आबिद साहब, तमाम तर सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तो ये ख्वाहिश रखते हैं कि इमरान खान आए, साथ बैठें। मेरा सवाल यह कि साथ बैठने वाली खुद से तो मामला नहीं होगा, आप क्या समझते हैं? अगर साथ बैठना मसले का हल है तो इनको साथ कौन बिठाए? देखिए, मसले का हल तो यही है कि ये हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठ के कोई रास्ता निकाले। लेकिन जैसे आपने भी कहा कि ये बैठने के लिए तैयार नहीं है, ना इमरान खान बैठना चाहते हैं, ना जरदारी साहब बैठना चाहते हैं, ना शहबाज शरीफ बैठना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में तो फिर गेंद जो है बुनियादी तौर पे अदलिया की कोर्ट में जाती है या एस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में जाती है। अदलिया ने भी इनको मौका दिया था कि मिल बैठ के कोई डेट फाइनल कर लें, और इसी तरह कल आर्मी चीफ ने भी कारोबारी शख्सियात से जो मुलाकात की है उसमें भी कहा है कि सियासतदान मिल बैठ के अपने मसले का हल निकाले। लेकिन तो ये तो मसले का हल नहीं निकालना चाहते। तो अगर मसले का हल निकालना है तो इसमें फिर जुडिशरी को और एस्टैब्लिशमेंट को दबाव डालना होगा और दोनों को मजबूर मगर वो क्यों दबाव डालेंगे? अगर ऐसी सूरत नहीं, मेरा सवाल सुन लेना सलमान साहब। एक ऐसी सूरत हाल में अगर आइंदा अगर साथ बिठाते हैं, आइंदा इंतखाब होता है, ये बात तो तय होती है ना इंतखाब के अंदर के कोई एक जमात जीतेगी, एक को शिकस्त होगी। आप नहीं समझते कि अगर अदलिया या एस्टैब्लिशमेंट दोनों को साथ बिठाए, इस बारे में आमादा करे, बातचीत करे, और उसके बाद इंतखाबात में किसी एक को शिकस्त हो जाए और फिर आइंदा अगले 5 साल तक वो अदलिया या एस्टैब्लिशमेंट को फिर अपनी तनकीद का निशाना बनाते रहे, तो क्या अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट इस बात के लिए तैयार है? नहीं, तो फिर ऐसी सूरत में तो आप लड़ाई को जारी रखें और ये मुल्क जहां जा रहा है इसको जाने दें, क्योंकि सियासतदानों ने तय कर लिया है कि इस मुल्क को बर्बाद करना है, तो करने दें उनको। देखिए ना, बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने भी तो ये तय कर लिया है कि वो पॉलिटिकल रहेंगे, वो नहीं मुदाखलत करेंगे। देखिए, ये मसला ए पॉलिटिकल का नहीं है। ये मसला ये है कि आप सियासतदानों को, हुकूमत और अपोजिशन को मजबूर करें कि वो बैठ के इलेक्शन के फ्रेमवर्क पे इत्तेफाक पैदा करें, और ताकि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो सके और जिसको भी इख्तिदार मिलता है फिर वो आके 5 साल इख्तिदार को चलाए। इसमें ए पॉलिटिकल होने की क्या जरूरत है? सवाल तो ये है कि क्या उस इंतखाबी नताइज को क्या कोई तस्लीम करेगा? और फिर ये दोनों इदारे जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं फिर उस पॉइंट पर आपको लाना चाह रहा हूं कि दोनों इदारे अगर ये किरदार अदा करते हैं, कोई एक किरदार अदा करता है, तो कोई एक जमात, कोई एक फरीक तो उनको तनकीद का निशाना बनाएगा, जैसे अभी हो रहा है, जैसे पीटीआई इस वक्त तनकीद का निशाना बना रही है। मैं तो फरीद भाई आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वो किरदार अदा नहीं करते हैं तो फिर लड़ने दे सियासतदानों को। फिर मसला क्या है? लड़ने दे। अगर इस मुल्क का मुस्तकबिल इसी लड़ाई के साथ, टकराव के साथ और महाजराई के साथ और सियासी दुश्मनी के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें सियासत का भी बेड़ा गर्क करना है और मईशत का भी बेड़ा गर्क करना है, मुल्क का भी बेड़ा गर्क करना है, तो बस फिर इंतजार करें, करने दें उनको। अंजाम क्या होगा इस लड़ाई का? इस लड़ाई का अंजाम मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लड़ाई चल रही है सिवाय महाजराई टकराव के और मईशत की बर्बादी के और कुछ नहीं है। और उसके जिम्मेदार ये हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, जो सियासी मामलात को सियासी फ्रेमवर्क में जो है तय करने के लिए तैयार नहीं है। हर बात को उठा के अदलिया में ले जाते हैं, हर बात पे ले जाके एस्टैब्लिशमेंट का सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो मसले हल नहीं होंगे ना। फिर ये तो मसला फिर डेडलॉक ही रहेगा ना। तो सलमान साहब, इमरान खान साहब तो खुद भी निजाम पर एतमाद और एतबार नहीं करते हैं, यानी फिलवक्त उनको जुडिशरी नजर आ रही है लेकिन वो तो एतमाद नहीं करते हुए नजर नहीं आते, उनका एतमाद नहीं है निजाम के ऊपर।
भाई देखिए ना, बात यह है कि निजाम पे अगर इमरान खान बजिद हैं, इमरान खान टकराव पैदा कर रहे हैं, तो कल आपने आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू नहीं सुना? वो तो कहते हैं मैं उसको सियासतदान ही नहीं मानता इमरान खान को, मैं तो उससे बातचीत ही नहीं करना चाहता। शहबाज शरीफ भी कहते हैं कि मैं बातचीत नहीं करना चाहता। तो फिर बातचीत किससे करेंगे आप? तो यही इमरान खान कहते हैं, वो कहते हैं मैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से बात नहीं करना चाहता, मैं नहीं साथ बैठूंगा। आपसे यही तो कह रहा हूँ, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, ये दोनों तरह का जो डेडलॉक है हुकूमत और अपोजिशन में, इसका रास्ता सिवाय तबाही का और कुछ नहीं है। मैं भी तो यही आपसे कह रहा हूँ ना, चाहे वो इमरान खान कर रहे हैं, चाहे वो हुकूमत कर रही है। सलमान साहब, मैं केस स्टडी आपके सामने रखता हूं, जरा उसका मुझे जवाब दीजिएगा, एक मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा। हम आमतौर पर देखते हैं आपके सामने अगर कंप्यूटर हो, उसके अंदर कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए कि कोई बटन, कोई चीज काम ना कर रहा हो, कोई इनपुट डिवाइस ना काम कर रही हो, तो आपको रीस्टार्ट करते हैं या रीबूट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको नजर आता है? सर इसी तरह ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपको बाहर के वाले लोगों को, जो आपके स्टेक होल्डर है, उनको उनकी मदद चाहिए इस क्राइसिस से निकलने के लिए। ये आइसोलेशन में मसला नहीं हल होगा। इसीलिए जब अगर एक जगह पे जाके बंदा डेडलॉक आ जाता है और एक रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उन रास्तों से बाहर निकलने के लिए आपको बाज़ औक़ात कड़वी गोलियां डाइजेस्ट करनी पड़ती हैं और ऐसे लोगों से मदद लेनी पड़ती है जिनको बग़ैर हम करते हैं कि जिनका कोई जरूरत नहीं है। ठीक, माजिद साहब बाहर के स्टेक होल्डर से मदद लेने की बात कर रहे हैं आबिद साहब और सलमान आबिद साहब, ये आप इसको जरा फर्दर इंटरप्रेट कर दें, क्या कहना चाहते हैं? जी, ये पेचीदा सूरत इसलिए भी है कि चूंकि सियासतदान आपस में बैठना नहीं चाह रहे, तो फिर अल्टीमेटली निगाहें, चूंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी इदारे, जमहूरी इदारे इतने मजबूत नहीं हैं, तो फिर इसलिए अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ लोगों की आवाज जाना शुरू होती है। और मैं समझता हूँ कि यही वो एक नाजुक मरहला होता है कि जहां से चीजों के खराब होने का ज्यादा अंदेशा होता है। हमारे सामने 3 ऐसी बड़ी मिसालें हैं। एक तो अदलिया बहाली की मिसाल है कि जब एतजाज हसन साहब को फोन आया आर्मी, कंक्लूड कीजिएगा माजिद साहब, बिकॉज आई हैव टू थैंक यू। मैं शरीफ शाहीन साहब से लास्ट कमेंट दूंगा, लास्ट कमेंट कर दें सर। बाहर से मदद की बात कर रहे हैं वो। मेरा ख्याल है कि इन तमाम मसाइल का हल आइन की अमलदारी में है। आइन के मुताबिक इलेक्शंस करा दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये पार्टी ना बने और इलेक्शन फ्री एंड फेयर करा दें जिसको सब लोग मानेंगे। और मेरा ख्याल है कि जिसको 5 साल ऑप्शन नहीं है, आप समझते साथ नहीं बैठा जाए? मेरा ख्याल है कि ये कोई चांस नहीं है आप बैठने का। मुझे लग ये रहा है पिछले 11 महीने से जिस तरह की पोलराइजेशन, वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, एक बंदे के खिलाफ 78 मुकदमात बना दें और उसको कहें जी आए मेरे साथ बैठे, वो कैसे बैठेगा? और जिस तरह की गुफ्तगू ये बिस्मिल्लाह बाद में पढ़ते हैं और 15 मिनिस्टर्स इनके उठ के उसको सुबह शाम गालियां देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ बैठे। मेरा नहीं ख्याल ये बैठ सकेंगे। इसका एक ही हल है, इलेक्शन कमीशन। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका शुएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच। माजिद निजामी साहब और आपका बहुत शुक्रिया, सलमान आबिद साहब, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब। बात यह है, अगर आज ये काम हो रहा है और अगर आज ये कहा जा रहा है कि जो वुज़रा हैं वो इल्ज़ामात बना रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं, तो यही काम गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर 3.5 साल के अंदर पॉलिटिकल अपोनेंट्स को क्रश करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।